नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर और मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। और शुरुआत हम करेंगे आज की बिग स्टोरी के साथ, जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उम्मीद थी कि नया साल एक नई उम्मीद लेकर आएगा और कोरोना का कहर अब एक बीती दास्तान होगी। मगर अफसोस ये उम्मीद एक उम्मीद ही रह गई। अब दुनिया ही नहीं, दुनिया में अब देश ही नहीं, दुनिया में नया साल एक नए वेरिएंट, एक नए खतरे के साथ आ रहा है। देश में अब थर्ड वेव की आहट सी आ रही है। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे तो ये कह चुके हैं कि मुंबई में तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। इस बार के वायरस में ताकत भले ही कम हो, लेकिन उसकी स्पीड पहले से कहीं ज्यादा है। इन सब के बीच कुछ टेंशन की खबर यह है कि 33 दिनों के बाद देश में पहली बार 10,000 से ज्यादा केस आए हैं। आज के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में देश में 13,154 नए मामले आए हैं, जबकि 28 दिसंबर को यह आंकड़ा 9,000 और 27 दिसंबर को 6,000 के करीब था। सवाल यह है कि क्या अब हम इस नई चुनौती के लिए तैयार हैं? इस बारे में जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ हैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रतीप समदानी, कोविड वैक्सीन कमेटी के सदस्य डॉक्टर समीर भाटी और महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर राहुल पंडित। सबसे पहला सवाल राहुल सर आपसे होगा। मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। दो बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर अगर हम बात करें। सबसे पहले एक लोकल ट्रेन का मुद्दा है, दूसरा मुद्दा ये है कि 3 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं। अगर इस समय देखें तो सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन 3 तारीख से स्कूल कॉलेज खुलेंगे। क्या उनके ऊपर बड़े फैसले आ सकते हैं? राहुल सर, ये सवाल आपके लिए था। ओके, तो चलिए कोशिश करेंगे राहुल जी से फिर से जुड़ने के लिए। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर भाटी और डॉक्टर समदानी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर समदानी, एक सबसे बड़ा सवाल इस समय ये बनकर आ रहा है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं हमारे देश में, क्या इसको एक थर्ड वेव मान लिया जाए? क्योंकि अब तक ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन लोगों को संभल कर रहने की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि ये मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जो उससे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, उस पर असर पड़ सकता है? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। वेव का मतलब क्या होता है? वेव का मतलब है जो बेसलाइन गति रहती है, जो प्लेटो रहता है, उसके ऊपर जो भी जाता है उसे वेव कहते हैं। तो नक्की ये थर्ड वेव ही है, ये नक्की थर्ड वेव की तैयारी है, हो गई है। और थर्ड वेव में मेरे हिसाब से हम घुस चुके हैं। इससे क्या मेडिकल केयर पे कुछ तकलीफ आ सकती है? आमतौर पे ये वायरस का जो अभी प्रतिक्रमण देख रहे हैं, इससे साबित है कि ये वायरुलेंट नहीं है, इतना ज्यादा वायरीमिया नहीं करता है, लेकिन इसकी जो स्प्रेड करने की स्पीड है वो नक्की तौर पे डेल्टा और उसके प्रेडेसर जो वेरिएंट्स थे, म्यूटेंट्स थे, उससे ज्यादा तेज है। इसका मतलब ज्यादा लोग को इफेक्ट होगी। मुझे लगता है हेल्थ केयर पे नक्की असर पड़ेगा, लेकिन जो सेकेंड वेव में देखा था, मुझे होपफुली ऐसा नहीं लगता कि हमें वो दिनों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन नंबर्स बढ़ेंगे क्योंकि ये जल्दी स्पीड बढ़ती है। इसकी R0 वैल्यू ऑलरेडी 1.2 हो गई है। इसकी डबलिंग स्पीड फास्टेस्ट है ये थर्ड वेव, फर्स्ट और सेकेंड वेव में। तो आमतौर पे नक्की तकलीफ होगी, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त नहीं होंगे। अगला सवाल डॉक्टर प्रतीप समदानी आपसे है। अगर हम बात करें इस समय जो यूके में जिस तरीके से हमें केसेस मिल के आ रहे हैं, जिस समय केसेस आ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक और बात कही जा रही है कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट जितना कम हम मान रहे हैं इस समय, उतना नहीं है। क्या हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं इस समय, थोड़ा सा लाइटली लेके इस वेरिएंट को? जी, कोई भी वेरिएंट हो, ये आमतौर पे कोविड की वायरस की बात करें तो कोई वेरिएंट को इजी नहीं रहना चाहिए, सावधान बिल्कुल रहना चाहिए। और सावधानी तो पहले ही परखनी चाहिए। इससे मास्किंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और हैंड वॉशिंग को तैयार रखना चाहिए। ज्यादा लोग कॉन्ग्रीगेट नहीं करे, वो अति आवश्यक है। जो यूके में कहा जा रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन, जी देखिए, वैक्सीन का मतलब क्या है? वैक्सीन डिजीज बंद नहीं करती,
वैक्सीन दिया जाता है, लक्ष्य दिए जाते हैं ताकि सिवियरिटी नहीं बढ़े। तो जहां तक हॉस्पिटलाइजेशन और सिवियरिटी ज्यादा नहीं हो, उससे इसका मतलब हम कामयाब हो चुके हैं, और फिलहाल तो इस कामयाबी पे हम चल ही रहे हैं। लेकिन भारत की जो पॉपुलेशन है 132 बिलियन, ये बहुत ज्यादा है। अगर हम 0.5% भी के जो अफेक्ट हो जाए और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये बहुत बड़ा बोझ हो सकता है। तो यूके के डेटा देखिए और इंडिया की जो डेटा देखिए लास्ट 15 दिनों में, इससे साफ जाहिर है कि हॉस्पिटलाइजेशन की नंबर ज्यादा नहीं है। लेकिन आगे क्या होगा, क्योंकि नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये कहना मुश्किल है, तो सावधानी बिल्कुल बरतनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर भाटी, वैक्सीनेशन ही अब जो एक सहारा है पूरी तरह से कोविड के किसी भी वेरिएंट से निपटने के लिए, वो ये तो तय हो चुका है। अब सवाल ये है कि बूस्टर डोज की जो बात चल रही है, पहले कोमोबिलिटीज़ जिनको हैं उनको दिए जाएंगे, पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिए जाएंगे। अब क्या ये माना जाए कि जो पहले समस्याएं हुई थी वैक्सीन को लेकर, क्योंकि जो नंबर ऑफ वैक्सीन थे वो कम थे, जो अप्रूवल्स थे वो कम थे, अब ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या हम अपने दर्शकों को ये कह सकते हैं कि अब स्थिति उतनी गंभीर नहीं है, क्योंकि अब जो वैक्सीन के डोजेज हैं वो भी ज़्यादा अवेलेबल हैं कंपनियों के पास, ज़्यादा कंपनियों को अप्रूवल मिल गए हैं, तो अब जो बूस्टर डोज होगा या फिर जो फर्स्ट डोज सेकेंड डोज जिन्होंने नहीं लिया है, उन लोगों को जो प्रोसेस हो रहा है लगने का, ये प्रोसेस अब जल्दी हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दो चीजें जो नई हमारी एडिशन हुई है वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर, जिस तरह से 3 तारीख से हमारा जो 15 से 18 साल का एज ग्रुप है उनको वैक्सीनेट किया जाएगा बच्चों के, उसके लिए राज्य सरकारें पूरी तरह से तैयारियां कर रही है। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स तैयार कर दिए गए हैं। इस चीज को इंश्योर किया जा रहा है क्योंकि कोवैक्सीन लगेगी, उसका स्टॉक पूरी तरह से अवेलेबल है कि नहीं है। तो 15 से 18 का जिस तरह से हमने बात की थी कि वो 10वीं 11वीं 12वीं वाले बच्चे हैं जिनको बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और जिनको बाहर ज्यादा मूवमेंट रहता है, तो उनका लगना ड्राइव शुरू हो जाएगा। उसके बाद 10 तारीख से हमारा जो एल्डरली लोग हैं, कोमॉर्बिड वाले, और हमारे हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगना शुरू हो जाएगा। देखिए, इसमें एक चीज है कि कोविशील्ड ज्यादा अधिक लगी थी, कोविशील्ड की भी क्वांटिटी पूरी तरह से सफिशिएंट अवेलेबल है जैसा हम बात कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे इस वाली ड्राइव के अंदर जो बूस्टर के लिए है स्पेशली, और आपका बच्चों के लिए, उसमें कोई मैं नहीं समझता कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी। हाँ, क्योंकि अभी एक चीज है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, थोड़ा जो केसेस का जो डबलिंग होना शुरू हो गया और जिसको हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी कह रहे हैं, दिल्ली के अंदर भी हम इसी तरह का देख रहे हैं कि परसों हमने देखा था 500 के करीब केसेस थे, कल हमारे 1000 हो गए और आज अब उससे ज्यादा हो गए। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज है जिसको हमें ध्यान रखना है। पर वैक्सीनेशन को लेके किसी तरह का चैलेंज नहीं आएगा क्योंकि 2 और हमारी वैक्सीन अप्रूव हो गई है, जिसके ऊपर अभी आगे फर्दर डिस्कशन हो रहा है कि उनको एज अ बूस्टर डोज के लिए भी दिया जा सकता है, और हमारी जो नेजल वैक्सीन है फर्दर वो भी आने वाली है। तो मैं समझ रहा हूँ वैक्सीन को लेके अब किसी तरह की समस्या नहीं होगी। डॉक्टर समदानी, आपसे ये मेरा सवाल है, अगर हम दो चीज़ देखें जो हो रही है, एक तो जो टेम्परेचर है वो अक्रॉस द कंट्री ड्रॉप हुआ है, तो कई लोगों को ऐसे ही फ्लू के सिम्टम्स हैं। क्या कोई तरीका है इस समय ये पता करने का कि आपके जो फ्लू के सिम्टम्स हैं, क्या कोई स्पेशल अलग सिम्टम्स आ रहे हैं इस समय ओमाइक्रॉन में? क्योंकि जो स्मेल और टेस्ट की बात थी वो तो है ही, लेकिन उसके बाद, और दूसरी चीज़, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं, तो क्या इसका ट्रीटमेंट अलग होना चाहिए? बहुत लोग गलती ये कर रहे हैं जो दूसरी बार कोविड से वैक्सीनेट हुए हैं, वो अपने ही पुराने मेडिसिन को और डोजेस को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या ये सही तरीका है इसे डील करने का? चलिए, डॉक्टर समदानी हमारे साथ शायद किस तकनीकी सुविधा की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, पर डॉक्टर भाटी, सवाल जो वैक्सीनेशन का है, जो आपने बात कही कि बूस्टर डोज अब शुरू होने वाली है, जो टाइम पीरियड था, जो हमें पहली बार टाइम लगा, पहले हमने 60 ईयर ओल्ड्स के लिए खोला, उसके बाद फिर वो 45 to 60 हुआ, उसके बाद फिर 18 to 45 हुआ, और उसमें हमें करीब 1 साल का समय लग गया, काफ़ी समय लगा इस पूरी प्रोसेस में। क्या आपको लगता है कि क्योंकि अवेलेबिलिटी अब ज़्यादा है तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो और जल्दी और बहुत जल्दी कवर कर ली जाएगी? बिल्कुल। देखिए,
बच्चों के लिए जिस तरह से ऑलरेडी सभी स्टेट को टारगेट मिल गया है, जैसे मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के अंदर 10 लाख के करीब की संख्या है जो हमारा 15 से लेकर 18 साल तक का ग्रुप है। इसी तरह के सबको अपनी संख्या मिल चुकी है, तो बच्चों का बहुत फास्ट ट्रैक पे वैक्सीनेशन होगा। जैसे 15 साल से 18 साल का वैक्सीनेशन होने के बाद, क्योंकि ये जो कोवैक्सीन है 12 साल के लिए भी अप्रूव हो गई है, 12 से 18, उसके बाद ये और पीछे कर दिया जाएगा। और ऐसे ही सेम हमारा जो एल्डरली के लिए शुरू हुआ है 60 के लिए, उसके बाद ये उसी तरह से 45 जो कोमॉर्बिड वाले, क्योंकि हमारा भी मेन उद्देश्य क्या है कि जो कोमॉर्बिड है, जिनको अन्य गंभीर बीमारियां भी हैं, उनको हमें सुरक्षा देनी ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी आप ये देखिए कि इसमें जो 9 मंथ का गैप है, सेकेंड डोज के बाद 9 मंथ का गैप, और दूसरा इसके अंदर अब प्रिस्क्रिप्शन भी बना कर दिया है कि आपको ऐसा नहीं है कि कोई उसका कोमॉर्बिड का सर्टिफिकेट लेकर आना है। तो ये सब चीजें काफी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी है वैक्सीनेशन के लिए। ऑन साइट आप जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट जरूरी नहीं है कि आपने अपॉइंटमेंट लेकर जाना। तो ये बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज है, और निश्चित तौर पे अब आगे जो है एज ग्रुप और घटा दिया जाएगा स्पेसिफिकली कोमॉर्बिड वालों के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर भाटिया, डॉक्टर सुंधानी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आज ईटी नाउ स्वदेश को। तो जो मोटी बात निकल कर आ रही है वो ये कि वैक्सीनेशंस काफ़ी हैं, वैक्सीन्स काफ़ी हैं, वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है यहाँ से वो आगे तेज़ी से बढ़ेगा। हाँ, नंबर ज़रूर बढ़ रहा है, लेकिन फ़िलहाल हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, और कोशिश सरकार भी लगातार ये कर रही है। और अभी हम ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों से भी यही गुजारिश करेंगे कि वो अपना भी ध्यान रखें और जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और आपके परिवार वाले भी। चलिए, स्वदेश आर में वक्त हो गया है कुछ और आज की बड़ी अहम खबरें लेने का। खबर देते हैं इंडिगो के बारे में, जहां पर प्रमोटर्स के बीच बीते 2 सालों से चला आ रहा विवाद आज खत्म हो गया है। एयरलाइंस की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने आज एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में संशोधन को पास कर दिया है, जिसके मुताबिक गंगवाल ग्रुप अब अपना पूरा मेजॉरिटी स्टेक किसी थर्ड पार्टी को बेच सकेगा। इसके लिए उसे किसी मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। इसी खबर पर और जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित, क्या मतलब लगाया जाए, क्या समझा जाए कि अब गंगवाल साहब अपना हिस्सा बेच पाएंगे आसानी से? एक्सचेंजेस पे आए हुए नोटिसेस के अनुसार इंडिगो के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करने की मांग जो दोनों प्रमोटर्स ग्रुप ने रखी थी ईजेम में, उसकी उन्हें अनुमति मिल गई है शेयर होल्डर्स की तरफ से। ये मांग दोनों प्रमोटर ग्रुप्स यानी कि राकेश गांगवाल ग्रुप और राहुल भाटिया ग्रुप ने ईजेम में रखी थी, क्योंकि वो आर्टिकल्स में से कुछ क्लॉजेस निकालना चाहते थे जो शेयर्स के ट्रांसफर में प्रतिबंध लगाते थे। पहले किसी भी प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी बेचने से पहले एक दूसरे की मंजूरी लेने की ज़रूरत थी। अब चूंकि ये क्लॉजेस निकल चुके हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में से, अब दोनों प्रमोटरों को खुली छूट है अपनी शेयर्स बेचने की मार्केट में। ये आउटकम एक्सपेक्टेड लाइंस में है, क्योंकि दोनों प्रमोटरों ने इसकी मांग रखी थी, तो निश्चित रूप से ये प्रस्ताव पास होना ही था। हालांकि इसके वजह से कंपनी के संचालन पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब ये रहा कि दोनों प्रमोटरों के बीच में जो विवाद शुरू था उसका अब समाधान हो चुका है। ये विवाद दोनों प्रमोटरों के बीच करीब 2 साल पहले शुरू हुई थी, जब राकेश गांगवाल ग्रुप ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे अपनी चिंता जताई थी इंडिगो कंपनी के बारे में। अब करेंटली अगर आप देखेंगे तो गांगवाल ग्रुप 36.6% स्टेक होल्ड करते हैं इंडिगो कंपनी में, जिसकी मार्केट में कीमत है करीब 28,000 करोड़ रुपए, और अब वो फ्री है ये शेयर्स कभी भी बेचने के लिए मार्केट में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित इस खबर के साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ज़रूरी खबर की HUL से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र के डिस्ट्रीब्यूटर 1 जनवरी से FMCG कंपनी HUL के उत्पादों की सप्लाई नहीं करेंगे। ऑल इंडिया कंज्यूमर्स प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन का कहना है कि FMCG कंपनी ने ट्रेडिशनल डीलर्स और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के बीच कीमतों की एक समानता नहीं रखी है, जिसकी वजह से बॉयकॉट किया जा रहा है। आइए पहले उनकी बात सुन लेते हैं। The call has been given by AICPDF, that is All India Consumer Product Distributors Federation. But Maharashtra being the major state for sales for all the companies, the distributors in Maharashtra are very much furious by knowing that the company is not responding to the messages and mails sent to them to have a dialogue with the association regarding the issues and problems faced by the distributors in the state. So the distributors have come forward and have decided to put an agitation protest in front of the company. चलिए, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी कृतिका अरोड़ा जुड़ रही हैं। कृतिका, पहली बात तो क्या है पूरी खबर, और क्या HUL से इस बारे में अभी तक कोई भी स्टेटमेंट, कोई सफाई आई है?
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने ये कहा है कि वो 1 जनवरी से हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के कुछ प्रोडक्ट्स को नहीं सप्लाई करेंगे महाराष्ट्र स्टेट में, क्योंकि कंपनी ने अभी तक ये प्राइस डिस्पैरिटी का इश्यू जो चल रहा है ट्रेडिशनल डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के बीच में, इसको अभी तक एड्रेस नहीं किया है। तो बात ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने दिसंबर में ये इस मुद्दे को उठाया था, मेजर एफएमसीजी कंपनीज को एक ओपन लेटर लिखा था और ये कहा था कि जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं जैसे कि जियो मार्ट या मेट्रो कैश एंड कैरी, उड़ान, ये लोग काफी कम दामों में प्रोडक्ट्स को बेचते हैं रिटेलर्स को, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका धंधा खतरे में आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि एफएमसीजी कंपनीज को ये ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी प्राइस डिस्पैरिटी ना एग्जिस्ट करे, ऐसी प्रेडेटरी प्राइसिंग ना हो जिसकी वजह से कंपटीशन खत्म हो रहा है या उनकी मोनोपोली बढ़ रही है, और उनको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि पूरे इंडिया में एक ही प्राइसिंग लागू होनी चाहिए। तो इसके बाद कुछ ऐसी कंपनीज हैं एफएमसीजी कंपनीज जिन्होंने कहा था ठीक है कि वो इस बात को देखेंगे और इस बात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एचयूएल ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन कह रहा है कि अब वो जनवरी 1 से एचयूएल का एक प्रोडक्ट जैसे कि किसान है उसको सप्लाई नहीं करेंगे स्टेट में, और फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर उसके बाद भी कोई ऐसी बातचीत कंपनी के बीच में या डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में नहीं हो पाती है तब वो ग्लो एंड लवली को नहीं सप्लाई करेंगे, उसका सप्लाई स्टॉप करेंगे और फिर उसके बाद वो लोग रिन पर जाएंगे जो कि उनका एक वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स है। चलिए, बहुत शुक्रिया उस पूरी जानकारी के लिए। तो एचयूएल के लिए ये खबर थोड़ी सी नेगेटिव ज़रूर होगी, और चूंकि हमने एचयूएल की बात की है तो शेयर बाज़ार से ही आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमने देखा कि एक्सपायरी का दिन था और बाज़ार में हमने एक बहुत ही छोटे दायरे में कारोबार होते हुए देखा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बिल्कुल सपाट क्लोजिंग दी उन दोनों ने आज। बैंक निफ्टी में भी हमने देखा कि हल्की कमज़ोरी ही रही। बाजार में और क्या क्या हुआ, कौन कौन से शेयर्स लेकिन चले और किस पर दबाव दिखाई दिया, ये सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। आज दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी थी और साल की आखिरी एक्सपायरी थी, और आज हमने देखा कि ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं था, काफ़ी छोटे दायरे में बाजार ने कारोबार किया और निफ्टी ने 17,200 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। इसके अलावा सेंसेक्स और निफ्टी में भी देखेंगे तो सपाट क्लोजिंग ही देखने को मिली। तो जो एक्सपायरी थी आज वो 17,200 के आसपास हुई निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 35,000 के ऊपर देखने को मिली है। बाजार में इस पूरे हफ्ते हमने देखा कि कोरोना का संकट था और हम देख रहे थे कि जिस तरीके से देश भर में रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं उसका भी असर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में देखा गया है। दिल्ली मुंबई में हमने देखा कि एक दिन में मामले डबल हो गए, ओमिक्रॉन के मामले 900 से भी ज़्यादा हो गए, तो इसका भी कहीं ना कहीं असर कुछ स्टॉक्स पर देखा गया है। आईटी, हेल्थ केयर और फार्मा में हमने देखा कि खरीदारी थी, वहीं तेल गैस शेयरों में, सरकारी बैंक में और रियल्टी में आज बिकवाली देखने को मिली है। डेल्टा कॉर्प में आज 4% की गिरावट थी, क्योंकि गोवा में जो 50% क्षमता पर कैसीनो और सिनेमा हॉल और रिवर क्रूज चलने की बात हुई, उसके बाद डेल्टा कॉर्प में आज 4% तक की गिरावट देखी गई। आरबीएल बैंक में आज 9% की गिरावट देखी गई है। एक दिन हमने देखा था रिकवरी आई, उसके बाद 2 दिन से गिरावट ही झेल रहा है। आरबीआई के एक्शन के बाद शेयर अगर 5 दिन में देखेंगे तो करीब 25% से ज़्यादा की गिरावट आरबीएल बैंक में देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालें जहां पर एक्शन था, उसमें निफ्टी में चढ़ने वाले शेयर्स में एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक, एचसीएल टेक और सिप्ला, यहाँ पर मजबूती थी। गिरने वाले शेयरों में बजाज ऑटो, रिलायंस, जेएसडब्ल्यू स्टील और यूपीएल, यहाँ पर कमजोरी देखने को मिली। ऑयल एंड गैस शेयरों में भी आज हल्की कमजोरी थी। गेल, आईजीएल, एमआरपीएल, बीपीसीएल, यहाँ पर कमजोरी देखने को मिली। और फर्टिलाइजर शेयरों में आज अच्छा मोमेंटम था, जिसमें कि मैंगलोर केमिकल्स, फैक्ट, आरसीएफ और नेशनल फर्टिलाइजर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात कर लेते हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड के सीईओ स्वरूप मोहंती ने कहा कि 2022 में बाजार अच्छा प्रदर्शन करेगा। उनके मुताबिक बाजार पर ओमिक्रॉन का ज़्यादा असर नहीं रहेगा। आइए सुन लेते हैं उनकी बात को। अगर आप 2021 देखें, एक बहुत ही वीक बेस से आया था, तो ये ग्रोथ जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो एक स्वाभाविक था कि एक रिवर्सल होगा, जो हुआ।
बट 2022 बहुत ही एक डिफरेंट ईयर है, जब हम एक अननोन से नोन के तरफ जा रहे हैं। थोड़ा बहुत नॉर्मल सी एक्सपेक्ट करेंगे अपने लाइफ में। जो बंद पड़ा था कंट्री वो खुल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये कोविड खत्म हो चुका है, और ये ओमिक्रॉन कैसे बिहेव करेगा वो भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रखेगा। बट द गुड पार्ट इज इट इज गोइंग टुवर्ड्स अ नॉन टेरिटरी। ऐसा नहीं कि देश बंद हो जाएगा, काम चलेगा, एक प्रिकॉशन के हिसाब से चलेगा जब तक ये रहेगा माहौल। बट एक डेफिनेट ग्रोथ रिवाइवल चल रही है, एक रेवेन्यू रिवाइवल भी चल रही है, तो उस हिसाब से मार्केट तो हमें ठीक ही लग रहा है अगले साल के लिए भी। चलिए, तो स्वरूप मोहंती जी को मार्केट तो अच्छा ही दिखाई देता है अगले साल के लिए, और अगला साल कई एक्सपर्ट्स ने ऐसा भी बताया है कि शेयर बाजार के लिहाज से अच्छा हो सकता है। हालांकि 2021 से पूरी तरह से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में हमने कई और लोगों से भी बात की है। कई और फैसेट्स हैं, इश्यूज़ हैं जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। पूरा फोकस हमारा है साल 2022 का स्वागत करने में। तो शुरुआत करेंगे हमारे खास सेगमेंट स्वाद की बात स्वदेश के साथ, जिसमें हम देश के बड़े क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स के टॉप मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछला साल यानी बीता साल 2021 उनके लिए कैसा रहा और अब नए साल में क्या योजनाएं हैं उनकी। इसी कड़ी में हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला और शेरिल डिसूजा ने स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के CMD अंजन चैटर्जी से बात की। Surely holiday season, and me and Cheryl thought, why don't we come in for a dinner? It's been a while actually since we've come in for a dinner. More than 18 months, right, Cheryl, that since we've actually had dinner somewhere outside. Absolutely, Minnie. But to understand more about the trend and how it's going out for the hospitality sector, we've actually been joined by Mr. Anjan Chatterjee on a meal from Speciality Restaurant. Good evening. Good evening, sir, and it's a pleasure actually having you on the show as well. अब हम देखते हैं अगर ये products जो है, what we are using, हम जो use करते हैं वो है premium products. हमारी मार्केट जो है इंडियन मार्केट वो काफ़ी प्राइस सेंसिटिव भी होती है। कंज्यूमर्स काफ़ी प्राइस सेंसिटिव है। थोड़ा भी प्राइस इंक्रीज हुआ तो वो डर जाते हैं, लाइक अरे यार मैं कुछ और खा लूँगा टाइप सिचुएशन। तो अभी तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो हाउ आर यू मैनेजिंग? आप कैसे मैनेज कर रहे हो इन्फ्लेशन को, प्राइसिंग को? एंड टाइम भी ऐसा है कि हॉलीडे सीजन है, तो कस्टमर के लिए टू कीप कस्टमर्स यू कैन नॉट टेक अ स्टीप प्राइस हाइक एज वेल। तो हाउ आप कैसे मैनेज कर रहे हो? देखिए, दो चीज़ें होंगी किसी भी बिजनेस में। मैं बड़े बड़े लोग इसको देख रहे होंगे तो मैं क्या सिखाऊं? एक होता है कि आप कस्टमर को पास ऑन करें हर कॉस्ट। एक होता है आपके पार्ले जी के बारे में आप जानते हैं, 1 रुपया तो 1 रुपया, 5 रुपया तो 5 रुपया। तो वो उन्होंने कैसे किया? बिकॉज एक ग्रैन्युलर कॉस्ट उनका है। हम क्या करते हैं, कभी भी अगर प्राइस बढ़ता है तो हम और टाइट हो जाते हैं कॉस्ट में विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट आज तक यही प्रॉमिस करके बड़ा हुआ है कि 5 स्टार फूड एंड सर्विस 5 स्टार विदाउट 5 स्टार टैग। अब ये खाना अगर आप कहीं और किसी 5 स्टार, इसलिए 5 स्टार डाइनिंग इज गोइंग आउट ऑफ फैशन। यू कांट एंड अप चार्जिंग फॉर अ चिकन टिक्का 2000 रुपीज। कम ऑन, आई मीन यू शुड हैव अ हार्ट टू डू दैट। 2000 रुपये का चिकन टिक्का बेचती है जो आज 450 मैक्सिमम 500 में मिलता है। सो इफ यू सी, even kids like you are not going into the 5 star as often as you would go earlier. It's not for only economic reasons. So लोग जानते हैं कि भाई यहाँ जाएंगे, everybody wants value for money because your value systems teach you that unless otherwise you are that 1.2% which is price insensitive, which we are not catering to. People know that they'll get a great, humble, safe meal and quality meal at a price. So hence we've sustained for 27 long years. Not many Indian-based touchwood restaurants have been, of course, the McDonald's of the world and the Pizza Huts of the world. जब हमने शुरू किया था, they not even come into India. Talking about 93, 94. So, of course, they are formidable brands, that apart. But then Indian-grown brand, home-grown, living for 27 years, touch wood, अभी तक नहीं हुआ है और हम इसको और भी
स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जो sense गलतियां में की। आत्मनिर्भर is here with Yeah, us, yeah. right? आत्मनिर्भर वो तो पर आपने ये बराबर भी है। कहा था कि आपने जो अडेप्ट किया था ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, आपने डिलीवरी के आपके जो सेल्स का जो कंट्रीब्यूशन था डिलीवरी से वो बहुत बढ़ चुका था, फ्रॉम 12% यू मेंशन दैट 40% हो चुका है। क्या यही सस्टेनेबल है? डू यू एक्सपेक्ट टू इंक्रीज दैट पोर्शन ऑफ डिलीवरी, एंड ऑल्सो इज द डिमांड स्टिल देयर फॉर डिलीवरी एज वेल, बिकॉज यू नो people still are sitting at home, they don't want to step out, so are they ordering more still? Are you seeing that proportion being justified? जब डिलीवरी, जब डाइन इन खुला, हमें लगा ये झट से ड्रॉप करेगा। You are both sitting here, you tell me how many times you get food from यहाँ से ये मंगाया, वहाँ से ये मंगाया, वहाँ से ये। Guilty. You have to have Every that. single day. It's not the compulsive reason that you can't go out. You can. But You can, but आप might मैच as well. देख रही है, फॉर्मूला 1 देख रहे हैं, बैठे हैं, सब चिल कर रहे हैं, चले Lazy मंगवा भी लो। हो गए Yeah. थोड़े, हाँ, कोविड थोड़े टाइम lazy हो पे गए। पजामा पहन के Right. खाना है। You are, also yeah, trend. yeah, Exactly, that's what it is. It has been the trend abroad. Deliveries are many big things there. So it Yes. took time. हो सकता है, you know, out of evil cometh good. Out of this pandemic, people have learned, and this habit is not going to go out. Right. It's going to be better and better, especially with the youngsters. People just, I mean, suddenly I see 5 boxes entering my house. खाना हुआ रखा हुआ, ये कहाँ से आया? And Amazon. Sorry, I'm not advertising for them. I mean, Yeah, there's a lot of pinching in our pockets. But ये जो नया ट्रेंड आया है, ये because retail shopping में नहीं कर रहे हैं लोग, तो घर पे ही खा लो यार. Food cannot be virtualized. You can't make food virtual. You have to have a moment of truth. You have to eat it, right? You can't eat a screen. Right. Out of the screen, you can see it. You can't. Fortunately so. So, but ये खाने का जो ट्रेंड हुआ है, plus aggregators have come, Zomato, Swiggy, they are formidable people. They are strengthening their, you know, work, and also ये logistics का जो business है, आहिस्ता जैसे मैंने VFast का, ये दूसरा वाला Swiggy Genie का, और many more are coming up. That is becoming easy for 20 मिनट में आपके पास कुछ आ जाता है. Exactly. वो तो अभी ट्रेंड है ना, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 Yes, मिनट, Yeah, that's right. delivery. That's, The yeah. quick one. That delivery is a competition कर रहे हैं Yes, लोग, right. जो Domino's ने एक जमाने तो में आप शुरू भी किया. वहाँ पे एंटर करने वाले हो, स्पेशल डिलीवरी फ्रॉम स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स No, में? हमारे पास एक्सप्रेस डिलीवरी हो चुकी है. व्हाट इज योर टाइमिंग? आपका टाइमिंग क्या है? हमारा What is देखिए, एक क्योंकि इलेबोरेट मील अगर हो Yeah. तो 20-25, सी देयर समथिंग कॉल्ड KPT व्हिच इज किचन प्रिपरेशन टाइम. Time. आप उसको जितना कंप्रेस करेंगी, आपका खाना जल्दी उस एग्रीगेटर के जो रिप्रेजेंटेटिव उनको दिया जाएगा, वो उतनी जल्दी पहुंचेगा. तो KPT पे हम काम कर रहे हैं, किस तरह से उसको कंप्रेस करें, और which used to be 42 minutes, it's already come to 32 minutes. But this is without compromising on the quality of the Not food? I at think all. we can see that. Yeah. Not Like, at I all. think There the is no quality of the question. food is Absolutely. there. So You have that to is plan better. commendable Proper कि, you know, plan. आप 30 मिनट्स में भी अमेजिंग एशियन फूड या और कोई खाना पहुंचा तो that आपको is सिर्फ very प्लानिंग good. करनी पड़ती है और कुछ नहीं है. अच्छी प्लानिंग करेंगे आप स्ट्रेंथन. अभी तो पता चल गया हमारा डिमांड, जैसे आप किसी भी चीज वीकेंड पे डिमांड फोरकास्टिंग होती है, हमको मालूम है क्या चाहिए नहीं चाहिए. So the balance of demand forecasting with the kind of options that you have, और किसी भी मेन्यू में आप देखेंगी 20-80 मेन्यू में सिर्फ 20% ही चलता है, घूम फिर के आप देखें. तो ये जो लंबा हमने किया वो उसको हमने टाइटन किया, शॉर्टर मेन्यूज किए. कुछ इंटरनेशनली भी देखा हमने कि वो जो 4 पेज का मेन्यू है, बनाने की जरूरत ही नहीं. कोई मेन्यू को हमने री इंजीनियर किया कि भाई इतना क्यों देते हो आप. Right. फिर आपका इन्वेंट्री वेस्ट होता है, तो कॉस्ट पे प्रेशर पड़ता है. तो कॉस्ट को जितना आप दबाएंगे और पास ऑन नहीं करेंगे आप, वैल्यू और कॉस्ट ही आपको वैल्यू देता है, तो आप लोड नहीं करते कस्टमर. तो आई थिंक वी बीन एबल टू बैलेंस दैट ओवर अ पीरियड. और सर एक्चुअली यू नो टॉकिंग अबाउट मेन्यू, you know it's holiday season. Yeah. कुछ exciting in the menu? Are we, what can we expect exciting coming in on your menus on specialty restaurants card, menu card specially? तो देखिए, एशियन में तो मैंने आपको बताया डक, टर्की, देयर गोइंग टू बी क्रैब्स, इन द सेंस सॉफ्ट शेल क्रैब्स एक्सेट्रा. अब मैं नॉन वेजिटेरियन बोल रहा हूँ, आप कितने लोग वेजिटेरियन है वो कहेंगे क्या नॉन वेज. उनके लिए भी ऑप्शन दे दो. नहीं, बट क्या है, एडमामे के साथ ट्रफल कॉम्बिनेशन के साथ काफ़ी कॉम्बिनेशन ये मेरे बेटे ने किया है, अमित ने. तो और काफ़ी डिमसम बड़े हैं. सुशी जो लिमिटेड होती थी उसको बढ़ाया गया है.
एंड वी आर गोइंग टू बी डूइंग, इवन नाउ वी आर इन द प्रोसेस, बिकॉज कल परसों में और भी होगा, शेफ राम यहाँ बैठे हैं, वो इसको स्ट्रेंथन करेंगे. सो और जैसे वो कैलकाटा में आपको एग्जांपल दूं, बिकॉज चौरंगी इज द न्यू वर्जन ऑफ वो कैलकाटा. तो चौरंगी की कई चीज़ें हैं, लाइक आमदा टिक्का वहाँ है, एक 5 फुरोन लैम्ब चॉप, काफ़ी चीज़ें हैं. और हमने एक एक ऑपोजिशन बनाया है, जो बैगन है, जो बैगन ज़्यादा चलता नहीं है, बैगन का भरता ऐसे बोलते हैं. तो उस बैगन को अगर आप खाएंगे, इट इज डिसरप्टिवली गुड विद आम का शुद्ध. सो लॉट ऑफ दोज. फिर हमने एक लोटस स्टेम एंड स्वीट पोटैटो का चाट बनाया वहाँ पे, विच इज वेरी इनोवेटिव, विच इज वेरी डिफरेंट. सो ये हेल्दी फॉर्म ऑफ चाट हो रहा है. चाट से आपको वही एंगल देना पड़ेगा लोगों को, वही चीज खाएंगे वो. चाट में दही है, योगर्ट है, चटनी है. Why do you want to give so much of potato? You give sweet potato. Yes, that's more healthier. Absolutely. तो healthy चल रहा है, बीटरूट चॉप चल रहा है वहाँ पे जोर से. Right. It's a superfood. But let me talk about your expansion plans. We've touched upon Chaurangi in London, but globally you have presence globally as well as in India. No doubt, during COVID time did put pressure on you and your company. But going ahead, what are your expansion plans? सारे एक्सपेंशन प्लान्स बढ़िया से चल रहे थे. 4 और रेस्टोरेंट, सारा प्लान था पेपर में, ड्राइंग बोर्ड पे रखा हुआ था. अब ये नया अवतार आ गया. ये नया अवतार जो आया है और आ रहा है, इसके चक्कर में बोर्ड बोल रहा है भैया तो थोड़ा रुक जाओ. इफ यू डोंट गेट द विजन, आपको सामने अंधेरा दिखाई दे रहा है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, आपको ब्रेक मारनी पड़ेगी. गाड़ी, हेडलाइट्स भी हैं, सब कुछ है हमारे पास. थोड़ा स्लो डाउन कर रहे हैं, बट प्लानिंग पूरी है. लोकेशन दिए हुए हैं, हमने रियल एस्टेट के ओनर्स को कहा है कि भाई थोड़ा रुक जाओ, अभी हमको पता चले तो हम फिट आउट को एक्सटेंड कर दो. सब कोऑपरेट कर रहे हैं. देखिए, जब मुश्किल होती है तो मैंने ये देखा है कि सब कोऑपरेट करते हैं. राइट. सबको मालूम है ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम या हमारी नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है. ये बात. तो ये जो एक शेयर किया है लोगों ने, ये मतलब बहुत अच्छा सीखने को मिला. और हाँ, जैसा आपने बोला सीखने को मिला है. सो यू लर्न अ लेसन फ्रॉम द प्रीवियस वेव्स एज वेल एज व्हाट कोविड हैज बॉट फॉर अस. So we could also say that it's just a slowdown in your expansion plan, but not a full stop, not a breakdown. That's what it's. That's how we've all learned and adapted. And that's how Specialty Restaurant has adapted to this. मेरा भारत महान बहुत ही amazing. You know, it's like a. I always call it's a bottomless pit. Absolutely. India is all about going down and mid and everything. So there are options that you have, and you should not be irrational in the expansion. But you have to balance the act. Wherever we were not there for one reason or the other, मान लीजिए जहाँ पे हमने रेस्टोरेंट हमको कंपल्सिव रीजन के लिए बंद करना पड़ा, रियल एस्टेट वाले ने माना नहीं, वहाँ पे हम क्लाउड कर रहे हैं. ब्रांड का डिमांड नहीं गया. जैसे मैं आपको बेंगलोर में कोरोमंगला या फिर आपके वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है या फिर सरजापुर है, ये 3 जगह पे हम लोग प्रेजेंट नहीं थे, तो हम लोग क्लाउड किचन कर रहे हैं. क्लाउड किचन में आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता है, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. अभी ये बड़ा शॉक और बड़ा ही मेरे सब बोल रहे हैं क्लाउड, डार्क, घोस्ट. भाई घोस्ट हो कि क्लाउड हो कि कुछ भी हो, आपको ब्रांड चाहिए ना. एज ए कस्टमर यू नीड टू गेट ब्रांड. आप किसको मंगाएंगी? आप भूत थोड़ी मंगाएंगी, अंधे से थोड़ी मंगाएंगी. सो यू नीड टू हैव अ ब्रांड. फॉर्चुनेटली अगेन आई से दैट ऑल वी हैव इज द ब्रांड एंड पीपल. सो उसमें हमको थोड़ा सा लिवरेज मिलता है. हम वी विल बी एबल टू, एंड वी हैव सीन दैट. सो क्लाउड्स, हम एक्सपेंशन एकदम नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि क्लाउड और डिलीवरी चलेगा तो कुछ नहीं, तो डिलीवरी तो गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. सो पेनिट्रेशन हमारा चल रहा है एंड वो रहेगा, बट ब्रिक एंड मॉर्टर को थोड़ा सा स्लो डाउन. So obviously on that note, on expecting specialty restaurants, waiting more of the restaurants and bigger bites coming in from specialty restaurants, we are going to be enjoying our food and meal with Anjan Chatterjee. But that's all that you all are getting from the interview. Stay tuned in, have your yummy dinner. We are having, order in if you all are not out. And thank you so much, Mr. Chatterjee, for joining us so much. It's a pleasure having you this holiday season, and it's great to be here as well. And having this meal, I'm waiting to dive into the dessert. But you all, stay safe, stay at home, and enjoy your holiday season. Merry Christmas and Happy New Year. Happy holidays as well. Enjoy your holidays.
इसलिए स्वदेशार में आपका फिर से स्वागत है। बात कर लेते हैं बाजारों की और पिछले साल कैसा रहा बाजार का मिजाज। इस साल बाजार में रिटेल निवेशकों का भरपूर जोश देखने को मिला। रिटेल मार्केट के बदलते ट्रेंड पर डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। डिम्पी, अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इस साल तो वाह भाई वाह रही होंगी। देखिए 2021 का साल मैं बिल्कुल कह सकता हूँ रिटेलर्स का ही साल रहा है, ना केवल उनका पार्टिसिपेशन के तौर पर ना बल्कि उनके रिटर्न्स के तौर पर भी। शुरुआत करते हैं, अगर आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ते हैं तो टिपिकली डीमेट अकाउंट खोलते हैं, तो डीमेट के साथ ही शुरुआत करता हूँ। और अगर आप डीमेट का आउटलुक देखेंगे यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग आउटलुक निकल के 2019-20 के अंदर जहाँ पे सिर्फ 4 करोड़ डीमेट अकाउंट हुआ करते थे देश में, अब ये बढ़कर करीब पौने 8 करोड़ डीमेट अकाउंट हो चुके हैं। यानी कि जो डीमेट की संख्या है वो सिर्फ 2 साल में ही 2 गुनी से ज़्यादा हो चुकी है। अब हर साल करीब 2 करोड़ से ज़्यादा नए डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं ऑन एन एवरेज। दूसरा इंपॉर्टेंट बात होता है कि जब आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं या फिर अलग अलग एसेट्स क्लास में जाते हैं तो म्यूचुअल फंड्स आपका सबसे पहला पसंदीदा होता है। तो रिटेल्स की पार्टिसिपेशन यहाँ पर भी काफ़ी जोरदार तरीके से बढ़ी है। पिछले 10 साल में जो असेट अंडर मैनेजमेंट होता है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लग रहा था वो 6 लाख करोड़ लग रहा था, वो बढ़कर अब 37 लाख करोड़ हो चुका है सिर्फ 10 साल में, यानी कि 5 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने एक स्कोर कार्ड भी निकाला कि 2021 के अंदर म्यूचुअल फंड्स का स्कोर कार्ड क्या कहता है। उसमें यह दिखा कि 63% म्यूचुअल फंड्स जो थे उन्होंने आउट परफॉर्म किया अपने बेंचमार्किंग इंडेक्स को, यानी कि जितना उनका अपना बेस था उससे कहीं ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस दिखी। ये 63% थे, 37 ने अंडर परफॉर्मेंस दी, लेकिन ज़्यादा भी खराब सिचुएशन नहीं बनती हुई दिखी। अब एक और चीज़ होती है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में सीधा सीधा पैसा लगा रहे हैं तो एसआईपी बहुत ही आजकल कॉमन है। तो हमने एसआईपी का ट्रेंड भी निकाला है कि एसआईपी के अंदर कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितना पैसा एसआईपी के अंदर आता है। पहले वो आपको दिखाते हैं कि एसआईपी का ट्रेंड कितना था। पहले करीब 14 लाख लोग जुड़े हुए थे, अब करीब 173 लाख एसआईपी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं मार्केट्स के अंदर। और ये आंकड़ा देख रहे हैं एकदम से स्पीड से 2020-2021 के अंदर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखा है। अब एक और आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ इसी एसआईपी का ही। अगर आप देखेंगे एसआईपी का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, यानी कि हर महीने एसआईपी कितनी लगती है, जो पहले 5-6 हज़ार 8 हज़ार करोड़ से शुरू हुई थी, अब ये बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए की एसआईपीज होने लगी हैं। ये स्क्रीन पे आपके आंकड़ा दिख रहा है, जो जनवरी में 8,000 करोड़ थी और इसी साल के नवंबर पहुंचते पहुंचते ये आंकड़ा 11,000 करोड़ रुपए का पहुंच गया। यानी कि हर साल बाजार को 11,000 करोड़ रुपया रिटेलर की तरफ से मिल जाता है। ये एसआईपी का आंकड़ा था। अब आते हैं सीधा आईपीओ वाले सेगमेंट में। ये कुछ एक शेयर्स हैं जहां पे आईपीओ के अंदर रिटेलर का सब्सक्रिप्शन वो बहुत जोरदार था। सब में अमूमन देखेंगे 100% से 100 गुना से ज़्यादा कि उनकी सब्सक्रिप्शन हुई है, और जो परसेंटेज रिटर्न देख पा रहे हैं वो भी बहुत जोरदार था। इसलिए ये साल रिटेलर्स के लिए आईपीओ का साल भी रहा, क्योंकि उन्होंने आईपीओ से काफ़ी अच्छे पैसे बनाए। ये कुछ एक शेयर्स हमने आपके सामने रखे हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूँ कुछ एक और पैरामीटर्स जो कि मार्केट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि परफॉर्मेंस किस तरह की रही है। अभी तक के जो टॉप परफॉर्मेंस शेयर्स कौन कौन से रहे हैं, तो ट्राइडेंट, अदानी टोटल, जीएसडब्ल्यू एनर्जी, केपीआईटी और गुजरात फ्लोरो जैसे शेयर्स ने 300% का रिटर्न दिया है। अगर आप प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट का रिटर्न भी देखेंगे तो 300% तक का आया है। अगर आप फिर भी इक्विटी मार्केट से हटकर कहीं रिटेलर्स का क्रिप्टोज में भी देखना चाहते हैं तो वहां भी शानदार रिटर्न रही, ये भी रिटेलर्स के लिए था। और क्रिप्टो में जो बिटकॉइन है उसने यूएसडी टर्म्स में 66% और इथेरियम ने करीब 400% तक का रिटर्न दिया है यूएस डॉलर्स के टर्म्स में। एक और फेवरेट हिस्सा होता है रिटेलर्स का जो कि 2021 में फाइनेंशियल मार्केट से हमको आते हुए दिखा, वो था रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में भी जो रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ महाराष्ट्र का केस आपको बता रहा हूं, 9.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई है और ये पिछले साल के मुकाबले 122% रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुई है। तो आप देखेंगे सभी एसेट्स क्लास के अंदर रिटेलर का पार्टिसिपेशन 2021 के अंदर बहुत जबरदस्त था। शुक्रिया डिम्पी। तो जोरदार रिटर्न यहाँ पर 2021 में मिले हैं। आप कोई भी एसेट क्लास ले लीजिए, चाहे वो इक्विटी हो या फिर क्रिप्टो हो, और ऐसी एक और एसेट क्लास डेवलप हुई है इस पूरे साल में, और वो है एनएफटी। एनएफटी की तो धूम रही है इस पूरे साल, लेकिन एनएफटी क्या है और इसका कारोबार कितना है, कौन कौन से सेलिब्रिटीज एनएफटी क्लब में शामिल हुए हैं, ये सारी जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता विनी मोतीवाला। NFTs, ये शब्द तो सबने सुना होगा 2021 में, और ये शब्द बन गया है द मोस्ट यूज्ड वर्ड अकॉर्डिंग टू कॉलिंस डिक्शनरी 2021 में, और सर्च वर्ड्स भी ये क्रिप्टो से भी ज्यादा सर्च वर्ड है अकॉर्डिंग टू गूगल ट्रेंड्स। तो NFTs क्या है? ये नॉन फंजिबल एसेट टोकन्स है, जो एक्चुअली एक उसका कुछ फिजिकल फॉर्म नहीं, ये सिर्फ एक डिजिटल अवतार, डिजिटल टोकन है। तो ये
उसकी अभी मार्केट कैप देखिए तो वो अराउंड $7 बिलियन की मार्केट कैप हो गई है सिर्फ NFT यूनिवर्स की। और NFTs का अभी मंथली सेल्स है जो वो है अराउंड $2 बिलियन के करंटली। तो ये NFTs का क्रेज काफ़ी बढ़ चुका है, देखा जाए तो काफ़ी क्रेज हो गया। सब एक्टर्स से एवरी क्रिकेटर्स तक सब लोग ये क्रेज में इन्वॉल्व हो चुके हैं। और देखिए तो एवरेज जो NFT प्राइस है NFT की Jan 2020 को थी अराउंड $24.98। 30 नवंबर 2021 तो ऑलमोस्ट 2 साल में देखा जाए 2 साल में देखा जाए तो हो गया $913। देखो तो कितना इंक्रीज हो चुका है ये क्रेज। ये एवरेज प्राइस NFTs की कितनी बढ़ गई तो उनका क्रेज भी इंक्रीज हो चुका है। और NFTs में सब लोग ही जाना चाह रहे हैं। मंथली सेल्स तो बढ़ गए, जैसे मैंने बोला $2 बिलियन तक की है अराउंड मंथली सेल्स। और उसके ओवरऑल कंपनीज देखे जैसे लेगेसी ऑक्शंस हाउस है वो भी जंप कर चुके हैं ये बैंडवैगन में। सुथबेज क्रिस्टीज ऑल्सो ने लॉन्च किया है अपने खुद के NFTs। और हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स थोड़ी पीछे रहेंगे इसमें। वहाँ पे देखा जाए तो अमिताभ बच्चन, सलमान खान, रजनीकांत जी, कमल हसन, रोहित शर्मा, क्रिकेटर्स भी है, सुनील गावस्कर जी, युवराज सिंह, सोनू निगम, मनीष मल्होत्रा, सब देखे बॉलीवुड साइड क्रिकेटर साइड में इंडिया में भी ये जंप कर चुके हैं NFT के बैंडवैगन में। और अभी देखते हैं टॉप 5 जो NFTs है वो है द मर्ज, एवरीडेज, ह्यूमन वन, क्रिप्टोपंक 7523, क्रिप्टोपंक 3100। ये है टॉप 5 NFTs। तो काफी क्रेज बढ़ चुका है NFTs का। और ये है NFTs का जिस्ट 2021 के लिए। तो NFT का क्रेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा 2021 में। चलिए कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। देश में महंगे होते कच्चे तेल के दामों को सरकार ने घटाने का ऐलान किया था, जिसको लेकर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने कहा केंद्र ने राज्य सरकारों को तुरंत प्रभाव से इन दामों को लागू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की भी तारीफ की और कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 50 करोड़ पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार कर लिया गया है। कोविड में हम करीब 43 करोड़ ट्रांजैक्शन पार कर चुके हैं। कोविड पीरियड में हम करीब 43 करोड़ ट्रांजैक्शंस को क्रॉस कर चुके हैं। करीब 34,000 करोड़ की सब्सिडी का इस पोर्टेबल इन ट्रांजैक्शंस के थ्रू हमने बेनिफिशरीज़ को बेनिफिट पास ऑन किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। असम में भी जो है करीब 34,000 EPOS में से जो है 13,000 EPOS लग चुकी हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2 महीने में असम और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य जो हैं वो भी वन नेशन वन राशन कार्ड में शामिल हो जाएंगे। और पूरा देश जो है इस फाइनेंशियल ईयर में हमें उम्मीद है कि वो वन नेशन वन राशन कार्ड का पार्ट बन जाएगा। 2021 का साल कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ गुजरने वाला है और इन सब के बीच खाने की टेबल का जायका बढ़ाया है बिरयानी ने। कैसी बिरयानी लोगों की पसंदीदा डिश बनी और कौन कौन से ऐसे पकवान हैं जो लोगों की टेबल पर पाए गए, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर सवाल हो इस साल लोगों की सबसे ज्यादा पसंदीदा डिश क्या थी तो बिना किसी कंफ्यूजन के जवाब है बिरयानी। जी हाँ, फूड डिलीवरी जॉइंट जोमैटो की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है, जिसके मुताबिक साल 2021 में उसने अपने प्लेटफॉर्म पर हर सेकंड में 2 बिरयानी के ऑर्डर डिलीवर किए। इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा मोमोज के ऑर्डर मिले हैं, जबकि साल 2021 में डोसा के लिए कंपनी को 88 लाख ऑर्डर मिले हैं। वहीं कमाल की बात तो यह है कि अक्टूबर में हुए भारत पाकिस्तान मैच के दौरान सबसे ज्यादा 10,62,710 खाने के ऑर्डर दिए गए हैं। और अगर खाने की जोड़ी की बात की जाए तो पनीर बटर मसाला के साथ नान का कॉम्बिनेशन लोगों को सबसे ज्यादा भाया और इसी साल में इस कॉम्बिनेशन के 11 लाख ऑर्डर कंपनी को मिले। वहीं स्नैक्स के मामले में समोसा बना किंग ऑफ द स्नैक्स। कंपनी को इस साल 50 लाख से ज्यादा समोसे के ऑर्डर मिले हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। इसके बाद 21 लाख ऑर्डर के साथ पाव भाजी दूसरे नंबर पर है। ईटी नाउ स्वदेश।
तो मुंह में पानी आ ही गया इतनी खूबसूरत तस्वीरें देखकर, और आपको ये साफ समझ में आ ही गया होगा कि हम भारतीय क्या ऑर्डर कर रहे हैं सबसे ज़्यादा 2021 में, क्या क्या हम लोगों ने खाया। कुछ और अच्छी खबर आपके लिए पेश करते हैं। लोगों की इंटरनेट स्पीड की शिकायत अब दूर होने वाली है, क्योंकि 5G स्पीड आने वाली है। हाई स्पीड इंटरनेट होने की वजह से लोगों को काम करना और भी आसान होगा। बस अब कुछ ही दिनों का इंतज़ार है। सरकार ने देश के उन 13 बड़े शहरों का चुनाव कर लिया है जहां पर सबसे पहले 5G सर्विसेज लॉन्च की जाएंगी। जिन 13 शहरों का चुनाव किया गया है उनमें देश की कुल शहरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है। इन 13 शहरों में देश की चारों मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शामिल हैं। इन 4 महानगरों के अलावा गुरुग्राम, चंडीगढ़, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, जामनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर और हैदराबाद भी शामिल हैं। वहीं देश के जिन 13 शहरों में 2022 में 5G सेवा को लॉन्च करने के लिए चुना गया है, वहां पर टेलीकॉम कंपनियों के पास पूरी तरह से सेवा शुरू करने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। 5G से क्या फायदे होने वाले हैं? पहला, यूजर्स तेज स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। वीडियो गेमिंग के क्षेत्र में 5G के आने से बड़ा बदलाव होगा। YouTube पर वीडियो बिना बफरिंग या बिना रुके चलेगी। व्हाट्सएप कॉल में आवाज बिना रुके और साफ सुनाई देगी। मूवी 20 से 25 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। कृषि क्षेत्र में खेतों की देखरेख में ड्रोन यूज संभव होगा। मेट्रो और बिना ड्राइवर चलने वाली गाड़ियों को ऑपरेट करना आसान होगा। वर्चुअल रियलिटी और फैक्ट्री में रोबोट यूज करना आसान होगा। 5G आने से कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करना आसान होगा। अब आपको बताते हैं कि 5G इंटरनेट सेवा क्या है। इंटरनेट नेटवर्क के 5वें जनरेशन को 5G कहते हैं। ये एक वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा है जो तरंगों के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। इसमें मुख्य 3 तरीके के फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं। लो फ्रीक्वेंसी बैंड एरिया कवरेज में सबसे बेहतर, इंटरनेट स्पीड 100 Mbps, इंटरनेट स्पीड कम। मिड फ्रीक्वेंसी बैंड इंटरनेट स्पीड लो बैंड से ज्यादा 1.5 Gbps, एरिया कवरेज लो फ्रीक्वेंसी बैंड से कम, सिग्नल के मामले में अच्छा। तीसरा, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड इंटरनेट स्पीड सबसे ज्यादा 20 Gbps, एरिया कवरेज सबसे कम, सिग्नल के मामले में भी अच्छा। ET नाउ स्वदेश। 2022 भी जो है वो शानदार होने वाला है, क्योंकि 5G कनेक्टिविटी आएगी तो स्पीड तो बढ़ेगी ही बिल्कुल। चलिए, स्वदेश आज में फिलहाल इतना ही। मुझे और उत्कर्ष को दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखें और याद रहे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती से पालन करना है।